हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलोएल्केन और हेलोएरिन का 9th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन, यानी कि हेलोएल्केन का रासायनिक गुण, जिसमें हम लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक कार्य की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग उसी में नंबर 2 में पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं उन्मूलन अभिक्रिया। इसी को एक और नाम से जाना जाता है विलोपन अभिक्रिया। क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ इसमें होगा क्या, तो ध्यान दो। संतृप्त यौगिक जो होगा, सबसे पहली बात, संतृप्त यौगिक टू असंतृप्त यौगिक, ऐसे लिख लो, संतृप्त यौगिक से असंतृप्त यौगिक बनना। यानी कि जो हमारे पास संतृप्त यौगिक होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगी, कार्बन कार्बन के बीच कौन सी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यह किस में चेंज हो जाएगा, तो असंतृप्त यौगिक में, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें क्या बात होगी, तो ध्यान दो, कह सकते हैं ना कि इसमें कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि टूटेगा, ब्रेक होगा, जबकि एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड बनेगा। एक सिग्मा आप नहीं बोल सकते हो, 2 सिग्मा लेकर चलो, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, जबकि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। और अच्छा से यदि हम कहना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं कि यह एडिशन जो रिएक्शन है, इसको हम हिंदी में बोला करते थे, याद कीजिए, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, यह योगात्मक अभिक्रिया का उत्क्रमणीय है, यानी कि रिवर्स है, रिवर्स है। कैसे डिस्कस करते हैं, पहले कुछ पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। चलो, इसी को हम लिखते हैं कहीं कहीं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यानी कि अल्फा बीटा विलोपन। क्लियर। ध्यान दो, इसी में यदि हम और एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें से स्मॉल ग्रुप, यानी कि छोटा समूह, स्मॉल ग्रुप आइटम विलुप्त होगा। क्या होगा, विलुप्त होगा। कैसे होगा, तो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसमें से स्मॉल ग्रुप या आइटम विलुप्त होगा और डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। ये कुछ पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास यह कार्बन कार्बन, यह आपके पास C और CH3 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि CH2 और यहाँ पे Cl है। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहाँ पे X मान लेते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना, CH2X, और यहाँ पे क्या हो गया, H, CH2 और H। ठीक है, अब मान लो इसी में हम किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कर दें। मान लो हम यहाँ के ऊपर में लिख दें कोई बेस, वीक बेस हम लेकर चलेंगे, या बेस लेकर चलो, फिलहाल वीक स्ट्रिंग दोनों ले सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कोई बेस है हमारे पास, ठीक है, यह बेस कहाँ पे अटैक करेगा, सोचो।
जो आपका बेस है जो कि आपका क्या लेकर आएगा, OH माइनस लेकर आएगा। यह कहाँ इसको क्या चाहिए, इसको तो हाइड्रोजन चाहिए ना, तो यह हाइड्रोजन के पास जाएगा। देखो, और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन के पास जाएगा तो CH2 और प्लस और फिर CH2 और X जो और बगल में क्या निकल के आ जाएगा H2। देखो मेन होता क्या है, बात को समझो ध्यान से। जैसे यहाँ से H2 यहाँ से H निकलेगा ना, जैसे कि मान लो इसको अच्छा से अरेंज करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे X कर लो। जैसे यह H इसके साथ गया तो क्या होगा, इधर से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये भी यहाँ से निकलना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ से कम्प्लीटली HX बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, HX। और जैसे HX बाहर होगा तो CH2 डबल बॉन्ड और क्या बन गया, CH2। देखो तो यह आपका कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है या नहीं है, असंतृप्त है या नहीं है। क्लियर। तो जरा सोचो, पहले चीज़ संतृप्त यौगिक से असंतृप्त यौगिक का बनना। यह आपका कैसा है, संतृप्त है ना, कार्बन कार्बन के बीच कैसा सिंगल बॉन्ड है। इससे क्या बना, असंतृप्त बना, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। हाँ, इसको और हम डिस्कस करेंगे, आगे एग्जांपल लेंगे तो ये कैसे होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कार्यविधि क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आर फॉर्म। सोचो, एक सिग्मा बॉन्ड तो यह है और एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक सिग्मा और एक पाई क्या होगा, बना। क्लियर। तीसरा है था कि एडिशन रिएक्शन का रिवर्स है। रिवर्स मतलब उल्टा। सोचो, यदि हम इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 को HX के साथ रिएक्शन करा दें तो यह ऐड होकर क्या बना, CH2H और फिर CH2 और क्या हो गया, X। तो इसमें हम HX को जोड़ दिए तो ये तो एडिशन हो गया ना। इसी को हम मतलब कि पलट दे रहे हैं। कैसे, इसे कि मान लो कि इससे हम यहाँ गए, हम कह सकते हैं ना कि यह एडिशन रिएक्शन के रिवर्स है। इसमें हम HX को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन हो गया, और ये जो बना इससे आप फिर से एल्कीन जा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि एडिशन रिएक्शन से क्या है, रिवर्स है, उत्क्रमण नहीं है, उसके उल्टा है। ठीक है, चलिए आगे आपका कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब है, ध्यान दो, इस पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा। तो अल्फा बीटा पोजीशन पे जो एटम है, जो ग्रुप है, उसका विलुप्त होना। विलुप्त होना मतलब कि वहाँ से चले जाना, और यहाँ पे क्या बन जाना, डबल बन जाना। आगे यहाँ पे इसी बात को लिखा हुआ है कि इसमें स्मॉल ग्रुप एटम विलुप्त होगा और डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। स्मॉल एटम बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड कर जाएगा। क्लियर। ये तो सिंपल आपकी बात हो गई कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो 3 तरह से होता है, एक बात और समझ लो। एक को बोलते हैं हम E1, एक को बोलते हैं हम E2 और एक को बोलते हैं ECB, कॉन्जुगेट बेस वाला कहानी। E1, E2 और ECB। आपके सिलेबस में क्लास 12 में ECB की चर्चा नहीं किया हुआ है, तो हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, एक E1 पढ़ेंगे और एक E2 पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग E1 रिएक्शन की चर्चा करते हैं कि E1 रिएक्शन क्या होता है। चलिए, तो हम लोग को पढ़ने वाले हैं पहला में, इसी में ये नंबर कर लीजिएगा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक आणविक उन्मूलन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी लिखा हुआ मिलता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं E1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, E1 रिएक्शन। इसका मतलब क्या, ध्यान दो। वैसी एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि उन्मूलन अभिक्रिया जिसका दर
जिसका दर सिर्फ अभिकारक पर निर्भर करता हो, अभिकारक बोलें तो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट पर निर्भर करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवन रिएक्शन। यानी कि अभिकारक पर निर्भर करता हो तथा रिएजेंट, क्लियर, जो हम आपके पास जो अटैक कराएंगे जिसको, उस रिएजेंट पर निर्भर नहीं करता, इनकी प्रतिकारक पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इवन रिएक्शन, यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यह RX है, RCH2 और CH2X है, इसको हम मान लो कोई हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई रिएजेंट या कोई बेस ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपके पास बन जाए RCH डबल बॉन्ड और क्या CH2। तो इसका जो रेट होगा उसका रेट सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, RCH2CH2X, इस बेस पे इसका रेट डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बेस लेंगे वो आपका वीक बेस होगा, और वीक बेस जो लेंगे हम यहाँ पे हालांकि डिस्कस करते हैं कि पहले सुनो ध्यान से, यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे वीक बेस लेंगे, और वीक बेस जो होता है वह इंतज़ार करता है किसका, तो हैलोजन निकलने का, कि हैलोजन निकलेगा तब यह अटैक करेगा। इसलिए सारा रेट, सभी रेट इसी पे डिपेंड कर गया। या आप बेस वीक बेस कैसा हो वाला लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अलग अलग तरह का वीक बेस होते हैं, आपको कोई भी बेस लो वीक बेस में से, बट सभी का सभी जो रिएक्शन का जो दर है वो ऐसी एल्काइल हैलाइड पर निर्भर करता है। क्लियर। और जब सोचो कि जब पहले X हटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ना। तो पहली बात इसमें कुछ पॉइंट हम मेंशन करते हैं, क्या, तो पहली बात आप इसमें लिखना, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। अब आप हमको बताओ कि जब कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, इवन रिएक्शन का जो रेट है वो अभी क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर। अब सोचो, याद करो, हम लोग पिछले लेक्चर में SN1 पढ़े थे, उसमें भी तो कार्बोकेटाइन ही बन रहा था ना। तो इसका मतलब क्या कि जब से कार्बोकेटाइन हमारे पास आया, तो कार्बोकेटाइन के आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन, कार्बोकेटाइन बनने के बाद दो विकल्प हो सकता हो कि जो कार्बोकेटाइन बने वो SN1 वाला है, ये भी हो सकता है कार्बोकेटाइन जो बने वो इवन दिखा है। तो कैसे पता करोगे, तो ध्यान रखना दो विकल्प कौन कौन, एक आपका SN1 भी हो सकता है और एक आपका इवन भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि SN1 दिखाएगा और कैसे पता चलेगा कि इवन दिखाएगा, तो सुनो ध्यान से। जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसमें देखना कि उस कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन किस चीज़ के साथ हो रहा है। यदि इस कार्बोकेटाइन का रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रहा है, जैसे कि H2O हो गया, CH3OH हो गया, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रहा है, वो भी न्यूक्लियोफाइल थोड़ा वीक वाला होना चाहिए और लो टेम्परेचर हो। देखो एक बात और आपको मेंशन कर दें कि जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, चाहे E1 E2 E3 जो है, यह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। उष्माशोषी अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक, यानी कि बिना इसको उष्मा लिए, बिना हीट लिए हुए यह रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे हीट भी दिखा दो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, तो लो टेम्परेचर होगा,
याद रखना है चीज़ को। और न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 बनेगा। यदि यहीं पे आपके पास वीक बेस हो बेस हो यहाँ पे, और हाई टेम्परेचर हो, बोलें तो ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो, और यहाँ पे आपका लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस हो, जब ऐसा हो तो समझना कि वो कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, तो वह दिखाएगा आपका E1 रिएक्शन। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद दो विकल्प हो सकता है कि SN1 दिखा दे, और ये भी हो सकता है कि E1 दिखाए। कैसे पता चलेगा कि SN1 दिखाए, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल रहेगा, टेम्परेचर लो मेंशन किया हुआ रहेगा। कैसे पता चलेगा कि E1 दिखाए, तो वहाँ पे जो बेस रहेगा वह वीक बेस होगा और हाई टेम्परेचर रहेगा। क्लियर, बेस रहेगा। अभी वीक बेस की बात छोड़ दो, बेस को लेकर चलो, ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में वही बात, यदि टेम्परेचर ज़्यादा तो समझना कि E1 की बात हो रही है, यदि टेम्परेचर कम तो समझना कि SN1 होगा। ये तीर का चिन्ह है ना, यह दिखाने का मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा, और ऐसे दिखाने का मतलब कि टेम्परेचर कम। चौथी बात समझो इम्पोर्टेंट है क्या, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हम बेस लेंगे वह वीक बेस होगा, वीक बेस लेंगे। ऐसा क्यों? देखो, वीक बेस लेने की खास इसके पीछे रीजन है। वीक बेस क्या करता है कि वह हाइड्रोजन को हटने का मौका देता है, कहेगा चलो हाइड्रोजन तुम निकल जाओ, तब हम जाकर अटैक करेंगे। बट स्ट्रॉन्ग बेस जो रहेगा वह हाइड्रोजन को निकलने का मौका ही नहीं देगा, वो सीधे हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। सोचिए, और जैसे हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तब हाइड्रोजन निकलेगा, तो वहाँ दोनों साथ साथ हो गया ना। इसकी चर्चा E2 में होगी, पहले यहाँ समझो। वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो वह क्या होगा, हाइड्रोजन के निकलने के बाद, हाइड्रोजन के निकलने के बाद अटैक करेगा, अटैक करेगा। वही वाली बात हो गई कि पहले सारा का सारा रेट इस एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड किया। चलिए, चौथी बात हो गई। पांचवी बात, जो आपका सॉल्वेंट होगा, जो आपका विलायक होगा, वह पोलर एप्रोटिक होगा। पोलर एप्रोटिक यानी कि बोलें तो CH3OH हो सकता है, आपके पास H2 हो सकता है, डॉट डॉट etc। क्लियर। नंबर 6, नंबर 6 की यदि हम बात करें तो लिविंग ग्रुप की भी कहानी होती है कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का मतलब कि बाहर निकलने वाला ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा E1 दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा हो, यहाँ पे आयोडीन हो, और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन हो, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन हो, यहाँ पे फ्लोरीन हो। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आपको पता ही है कि I है, कि I का साइज बड़ा होता है, वो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर आसानी से रख पाएगा। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि सबसे जल्दी E1 ही दिखाएगा। तो आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा E1 है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। क्लियर। चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ज़रा समझना। मान लो कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है R और CH X, और फिर यहाँ पे आपको है क्या, CH3। क्लियर। इसमें क्या करें हम, रिएक्शन करा दें दो चीज़। मान लो कि इसके ऊपर ऐसे रिएक्शन करा दें कि यहाँ पे लिख दें आपको क्या, CH3OH, जो कि क्या है यहाँ पे वीक बेस है, और इसके ऑब्लिक में करके यहाँ पे हीट लिखा हुआ मिल जाए। क्लियर। और यहाँ पे क्या करें हम कि एक तरफ CH3OH लिख दें और कुछ हीट वोट का मेंशन हम नहीं करें। चलो यहाँ भी बेस लिखा भी नहीं मिले, छोड़ो, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ मिले, CH3OH और हीट लिखा हुआ मिल जाए, और CH3OH यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखा हुआ मिल जाए। अब क्या करोगे, जरा सोचो। देखो, सबसे पहले होगा क्या, हम इसकी बात कर लेते हैं कि RCH
X और फिर क्या यहाँ पर CH3 है। क्लियर। इसमें से क्या होगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हीट मेंशन कर दिया कि यहाँ मतलब कि वीक बेस है। तो जैसे यहाँ पे X निकलेगा बाहर तो क्या होगा, R और CH पे प्लस चार्ज, और फिर हाँ ठीक है, एक काम करना, 2 1 3 4 बॉन्ड तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है, CH और फिर CH3। क्लियर। देखो तो क्या बना, कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अच्छा खासा है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करना है CH3OH के साथ। जरा सोचो, जैसे ही आप इसको CH3OH दोगे, बात को ध्यान देना, तो क्या होगा, ये तो इसका अल्फा पोजीशन, तो यह कौन सा बीटा पोजीशन, तो CH2 और H इसको लिख सकते हो ना। अब यह OH जैसे इस H को लेने आएगा तो यह H तो चला जाएगा, बट अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर देगा। जैसे डोनेट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड और क्या हो गया CH2। देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में, बात को समझना, यहाँ से यहाँ जाने में बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर। यहाँ से तो अल्फ़ा का हुआ, अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा पोजीशन का, और यहाँ पे बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। क्या बन गया, यह प्रोडक्ट बन गया। हाँ, यह कब सोचना है कि यह वीक बेस है, तो ध्यान रखना, वीक बेस तभी सोचना जब वहाँ पे हीट मेंशन हो। क्लियर, या स्पष्ट लिख भी दे कि वीक बेस है। चलिए यहाँ पे देखो तो कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब कि लो टेम्परेचर है, तो यह काम कैसा करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और जैसे न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा तो एक हाइड्रोजन को हटाओ और वो जोड़ दो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो यह आप देखोगे कि यह आपका SN1 दिखाया, और यह जो है वह आपका कैसा दिखाया, E1 रिएक्शन दिखाया। क्लियर। चलिए तो इसमें 1 2 और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। चलो यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है CH3 CH, यहाँ पे मान लो Cl हो और यहाँ पे क्या हो CH3 हो। इसको हम यहाँ पे रिएक्टर लिख दें CH3OH और यहाँ पे लिख दें 760 डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जरा बनाइए इसको। देखो कुछ नहीं करना है, CH3OH है ना, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, मेरा टेम्परेचर हाई है, 50 से ज़्यादा है, तो कौन सा दिखाएगा, E1 दिखाएगा। E1 दिखाए तो क्या होगा, Cl हटाओ तो प्लस, और यहाँ से ऐसे ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और क्या हो गया CH2। नहीं पता चला, और देखते हैं मैकेनिज्म इसका, इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ध्यान दो, मैकेनिज्म की यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कार्यविधि, कार्य विधि। यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपली क्या सोचेंगे हम कि CH3 है, CH है, Cl है और CH3 है। वहाँ पे हीट मेंशन कर दिया होगा 60 डिग्री, मतलब कि जो CH3OH है वीक बेस का काम करेगा, और जैसे वीक बेस का काम करे तो पहले यहाँ से Cl हटेगा, और जैसे यहाँ से Cl हटेगा तो CH3 CH पे प्लस और CH3 ऐसे लिख सकते हो ना। और जैसे इस पे आपके पास बेस आकर अटैक करेगा CH3OH के पे, तो आपके पास यहाँ अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एक बात और हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे समझो बात को। यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दो, ये जो आपका एल्काइल हाइलाइड में जितना सारा हम ले रहे हैं, यही ना आपका RX एल्काइल हाइलाइड में, इसमें हो क्या रहा है। पहली बात समझो, ये कार्बोकेटायन बनेगा तो 3 डिग्री एल्काइल हाइलाइड सबसे आगे, उसके बाद 2 डिग्री E1 में भी, उसके बाद कौन सा 1 डिग्री। इसमें तो कोई संदेह आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री जब एल्काइल हाइलाइड होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड होगा तो 2 डिग्री
कार्बोकेटायन बनेगा और 1 डिग्री वाले में 1 डिग्री, मतलब कि सबसे आगे तो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। एक बात इसमें और आपको बता दें हम, इसी की सोचो, बात को समझना ध्यान से। ये जो आपके पास R, CH और X और यहाँ पे जो CH3 लिए थे और यहाँ पे हम आपको CH3OH लेकर और हीट का सिंबल दिए थे, तो यह बन गया था RC डबल बॉन्ड CH2। सोचो क्या हटा यहाँ से, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और एक हाइड्रोजन हटा, बोलो मतलब है कि हाइड्रोजन हटा, क्या हटा यहाँ से, हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटा यानी कि रिमूव हुआ। यह दो चीज़ यहाँ से रिमूव हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, सभी प्रोसेस को बोलते हैं एक साथ, क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको हम बोलेंगे डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब है डी का मतलब होता है रिमूव होना यानी कि हटना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि एक्स, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, हट जाना। क्लियर। तो इस सभी प्रोसेस को एक साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। इसी को आप हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग एक और सा बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो और यहाँ के पास CH हो और यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ पे CH3, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए C2H5OH। क्लियर। और इसके नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाए 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। क्या होगा, देखो टेम्परेचर लेस है ना, तो आप स्पष्ट कहोगे कि यहाँ पे सिनेमन होने वाला है, तो करा दो, ब्रोमीन को हटाओ और इसको जोड़ो, तो CH3 CH3 और इस पर क्या जोड़ दोगे, O(C2H5) हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जाने की संभावना है, ध्यान दो। कहता है CH3, मान लो कैसे मेंशन किया हुआ है, CH3 CH2 CH और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है और इसके ऊपर लिखा हुआ है आपको CH3OH और 70 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि वाट ही नहीं कह रहा है, कह रहा है कितने प्रतिफल प्राप्त होंगे। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कितने प्रतिफल प्राप्त होंगे, रिएक्शन पूर्ण हो जाने के बाद कितने प्रतिफल प्राप्त होंगे। ऐसे भी सवाल यहाँ से एग्जाम में आपको आते हैं, तो ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं, यहाँ पे नया कंसेप्ट आएगा तो सोचो। देखो एक बात आपको हम बता दें, एक हमारे पास आइसोमर होता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसकी चर्चा करते हैं, चूँकि इसका ही हो जाएगा वहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय समयवी। यह क्या होता है, तो यह रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात होती है। खैर हम लोग उतना डेप्थ नहीं जाएंगे, आप सिंपल समझो क्या, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए। साइड में इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, जैसे कि डबल बॉन्ड मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। और एक और कंडीशन, एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मान लो कि A है और यहाँ पे आपके पास B है और यहाँ पे आपके पास A है और यहाँ पे आपके पास क्या है, B है, और C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे पास A है और यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है आपके पास A है। क्लियर। तो मतलब है कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, डबल बॉन्ड है। देखो इस आपको बता दें, ध्यान देना कि जो आपका A है और इधर भी क्या है आपका A है, तो इधर A और A क्या है, सेम साइड में है ना,
यहाँ पर ए और ए कैसा है, अपोजिट साइड में है। तो जब ए और ए सेम साइड में होगा तो इसको हम बोलते हैं सीस। क्या बोलते हैं, सीस को हिंदी में भी सीसी बोलते हैं। और ए और ए अपोजिट साइड में है, विपरीत दिशा में है, तो हम बोलेंगे कि यह हो गया आपका क्या, ट्रांस। ये क्या हो गया आपका ट्रांस, और यह क्या हो गया आपका सिस। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास C2H5 हो, C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन हो यहाँ पे, और फिर यहाँ भी हाइड्रोजन हो, फिर यहाँ पे C2H5 हो। देखो तो यह दोनों यहाँ पे आमने सामने है ना, विपरीत दिशा में है, तो यह क्या हो गया आपके पास ट्रांस। क्लियर। ठीक उसी प्रकार से C2H5 यहाँ हो और C डबल बॉन्ड C, C2H5, C2H5 और हाइड्रोजन। यह दोनों आपका सेम साइड है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह क्या, सीसा। नो डाउट। मान लो कि हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ रहने दें, बात को समझो। मान लो हम क्या करेंगे, C2H5 को ऊपर कर दें, हाइड्रोजन को नीचे करें, तभी तो बात वही आने वाली है ना। चलो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इतना समझो, यदि सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस और डिफरेंट साइड हो तो ट्रांस। क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसकी चर्चा इसमें होने वाली है। देखो तो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH और ब्रोमीन है लगा हुआ है, और क्या है CH3 है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस है। डैट मीन्स यहाँ पे जो टेम्परेचर वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर इवन ही शो करेगा। तो इवन के लिए कंडीशन क्या देखें, पहले ब्रोमीन को हटाओ, तो हटा दो ब्रोमीन को। जैसे आप यहाँ से ब्रोमीन को हटाओगे, सोचो जैसे ब्रोमीन हटेगा तो CH3 CH2 CH पे प्लस चार्ज, और फिर क्या हो गया CH3। क्लियर। कोई दिक्कत क्या बना आपको, कार्बोकेटायन बना। डिरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। डिरेंजमेंट करते भी हो तो वही काम होने वाला है, 2 डिग्री ही बनेगा। चलो खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। इसको आपको रिएक्शन करा देना है किससे के साथ, तो CH3OH के साथ। CH3OH ज़रा सोचिए, ध्यान दो। इसको आप अल्फ़ा मानते हो तो बीटा यह भी है और बीटा यह भी है। सोचो हीट है ना यहाँ पे। यदि आप इसको अल्फ़ा मानते हो, यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किए हुए हैं कि बीटा यह भी है, बीटा यह भी है। कैसे काम करोगे, एक काम करो, दोनों तरफ के लिए कंडीशन फुलफिल होगा ना, तो पहले एक काम करते हैं, जो बीटा पोजीशन दोनों है, दोनों पोजीशन पे आपका OH आकर अटैक करेगा। तो मान लो सबसे पहले आपको इस पे अटैक किया, जब इस पे अटैक किया तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरह से कहानी होगी, CH3 CH2 और CH और फिर डबल बॉन्ड, और फिर क्या हो गया CH2। नहीं होगी। देखो ये भी हो सकता है कि ये भी संभावनाएं बन सकती है कि यहाँ पे अटैक ना करके कुछ समय बाद यहाँ पे भी अटैक कर सकता हो। हालांकि देखो करेगा तो दोनों, एक मेजर होगा या माइनर होगा, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों, ये भी बीटा है, तो करेगा दोनों पे। जो टेंडेंसी है बीटा पे जाए, चाहे जितना ही बीटा हो, इधर भी यदि जोड़ दें तो वहाँ भी बीटा, तो वहाँ भी अटैक करेगा, नो डाउट इसमें। चलो यहाँ भी अटैक किया तो क्या हुआ CH3, और फिर आपके पास क्या, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक H को नीचे कर लिया तो यहाँ से ख़त्म, तो CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3 जैम करते हैं। क्योंकि सोचो जब इस पे अटैक करेगा, सोचिए बात को, जब इस यहाँ पे हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, और ये तो CH3 का CH3 ही रहेगा। देखिए कोई दिक्कत, और इस पर अटैक किया तो वो वाला कहानी बन गई। इसका नाम लिखोगे तो पता चलेगा कि इसका नाम भी ब्यूटटूइन है, और देखो क्योंकि इसका नाम भी ब्यूटटूइन है। क्लियर। आपके हिसाब से प्रोडक्ट 2 हो गया, एक और एक या। क्लियर। लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चलो ध्यान दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ हाइड्रोजन से। देखो एक बात और आपको मेंशन कर दें कि यहाँ पे A और B आपस में, समझना ध्यान से, ये जो आपका A और B है ये कभी भी
आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। यदि ए और बी आपस में बराबर हो गया तो समझो कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर ने शो नहीं करेगा। ध्यान देना, ए और बी यदि सेम हो गया तो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर? चलो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आ जाओ, इसमें चर्चा करते हैं। तो CH और आपका ये वाला एल्काइल ग्रुप है, एक दो वाला। चलो, और फिर यहाँ पे C और HH, ये दोनों सेम होगा ना तो ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा ही नहीं। क्लियर? यहाँ आ जाओ, यहाँ आप पाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH, तो देखोगे तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 और फिर C डबल बॉन्ड, इसको पलट दो तो H और CH3 फिर CH3 और H। तो आप पाओगे कि दोनों सेम साइड है तो यह सिस ब्यूटेटुइन, यह अपोजिट साइड है तो क्या हो गया ट्रांस ब्यूटेटुइन। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट निकल गया है, एक यह और एक यह। तो दो यहाँ से और एक यहाँ से कितना प्रोडक्ट हुआ, तो कितना प्रतिफल प्राप्त हुआ, तो हमें 3 प्रतिफल प्राप्त हुआ। ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, इसको हम बोलते हैं सेटर्जेव प्रोडक्ट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और इसको हम क्या बोलते हैं सेटर्जेव प्रोडक्ट। सेटर्जेव प्रोडक्ट। और इसके कंपेरिजन में इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रतिफल। यह मेजर है, अधिक मात्रा में है तो यह क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। सेटर्जेव क्या है निम्न वैज्ञानिक का, हॉफमैन क्या है भी निम्न वैज्ञानिक। उन्होंने सेटर्जेव प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। क्या बताया उन्होंने इसमें देखा कि देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हम दिखा सकते हैं तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्राप्त होगा। जब मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्राप्त होगा तो मोर स्टेबल एल्कीन प्राप्त होगा जो कि मेजर होगा, और ये वाला इसके कंपेरिजन में यह क्या होगा माइनर होगा। इसी को बोल देते हैं सेटर्जेव प्रोडक्ट और इसको क्या बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए, तो ये तो रहा आपका E1 रिएक्शन की बारी। अब इसको नोट कीजिए, हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि E2 रिएक्शन क्या होता है। थैंक यू।